स्पेशली हम लोग जो है वो भारत के विभिन्न आपका गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल से और वायसराय से संबंधित सेकंड पार्ट को देखेंगे इस वीडियो में। इस पार्ट को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट से। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो गवर्नर जनरल आपका जो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किसी साम्राज्य का वर्णन इस प्रकार से किया गया कि एक चेरी जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा तो ये अवध के बारे में हो जाएगा, तो दैट इज़ जो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे जो है वो गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी है, तब अवध का अधिग्रहण हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। और आज की वीडियो में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आप प्रश्नों के पीवाईक्यू को देखिएगा ना डियर, तो ये आपका हो सकता है कुछ प्रश्नों में टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो आपको जहाँ डाउट रहे ना, तो आप प्लीज़ उसको ऑथेंटिक जो है वो सोर्स से या ऑनलाइन सोर्स से उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग, जिससे आपका जो है वो कमेंट जितने लोग कमेंट करते हैं मुझे, तो क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारा ध्यान नहीं रहता है। ऐसे मुझे ध्यान रहता है तो मैं तो आपको बता देती हूँ, बट अगर ध्यान नहीं रहे तो प्लीज़ आप उसको जो है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जिससे जो भी डाउट होगा ना तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग कमेंट किए थे आज किन्होंने मुझे जो है वो हिस्ट्री सेक्शन से उन्होंने कमेंट किया था, तो शायद मेडाइवल हिस्ट्री वो पढ़ रहे होंगे, तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार जो आपको डाउट लगे तो। और मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ कि आपने कमेंट किया और डियर, तो एक बार ज़रूर कोई भी चीज़ को डाउट लगे ना तो प्लीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता, यदि यदि जो है वो अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता, तो यहाँ पे बी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1856 ईस्वी में जो है वो अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में समायोजित नहीं किया गया होता, यदि अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार जो नहीं किया होता। अवध का विलय जो हड़प नीति के तहत न होकर के कुशासन का आरोप लगा करके आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका अवध के जो है नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था, तो 1856 में उतारा था, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश जो साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था, तो कुशासन के आरोप में किया गया था, ये राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि स्पेशली हड़प नीति के जो अंतर्गत न हड़प्पा जाने वाला राज्य था तो अवध था, तो ये राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो ये स्पेशली जो है वो तो लॉर्ड केनिंग हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 1858 के अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और वह क्राउन का जो सीधा प्रतिनिधित्व था। उस समय भारत में लॉर्ड एजे केनिंग गवर्नर जनरल था, जो इस एक्ट के अनुसार भारत का जो वो प्रथम वायसराय बना और वही अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला देखते हैं लॉर्ड मेयो के जो 1870 के संकल्प के बारे में कौन आपका सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया, सेकंड राइट है। इसने मौजूदा असमानताओं को सुधारने का जो प्रयास किया, तो आपका थर्ड भी राइट हो जाएगा। फोर्थ है कि इसने जो है प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, तो आपका जो सारे कथन यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में सही आपका कथन है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह जो है वो पहला कदम था। केंद्रीय सरकारों को कुछ जो सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया और इसने जो है वो विलियम विल्सन हंटर के नेतृत्व में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। उसने जो है वो मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास नहीं किया था। उसने प्रांतीय जो है वो आवश्यकताओं की ओर ध्यान जो है वो नहीं दिया। लॉर्ड मेयो की हत्या जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करते समय एक दंडित अपराधी ने किया था। लॉर्ड मेयो के जो समय ही भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1871 में हुआ था। कुछ साहित्यिक स्रोतों में आपका प्रथम जनगणना की आपका तिथि 1872
जो है वो दिया गया है और भारत में प्रत्येक जो है 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय 1881 में शुरू हुआ था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई थी। हालांकि यह जनगणना जो पूरे भारत में एक साथ नहीं की गई थी, इसलिए इसे पूर्ण जो है वो आपका पहली पूर्ण जनगणना नहीं माना जाता। पहली पूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी, जो लॉर्ड रिपन के समय में आयोजित की गई थी। यह जो है वो पूरे भारत में एक साथ ही की गई थी, यानी स्पेशली जो है वो 1881 में। यहाँ देख सकते हैं भारत में प्रथम जनगणना आपका हुआ था तो 1872 में हुआ था, ये राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी, तो ये स्पेशली जो है लॉर्ड में वो हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ आपका जुड़ा है, जॉन लॉरेंस हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि सर जो है वो जॉन लॉरेंस 1864 के टाइम में भारत का वायसराय बनकर भारत आया। इसके बाद भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ और 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अंततः दोनों जो पक्षों में समझौता हुआ और अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन जो है शासक शेर अली से दोस्ती की। यहाँ पे देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला प्रथम जो गवर्नर जनरल था, तो स्पेशली लिटन हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। कंपनी और अफगानिस्तान के बीच में मुख्यतः 3 गवर्नर जनरल का योगदान है। अफगानिस्तान के विरुद्ध अग्रगामी नीति का प्रारंभ करने वाला लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 था। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 में था। इसने जो है वो अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रामकता की नीति अपनाई। लॉर्ड लिटन ने जो है पुनः अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति को लागू किया। लॉर्ड लिटन ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग का गठन किया था। लिटन ने ही 1877 ईस्वी में आपका दिल्ली में जो है वो एक बड़े दरबार का आयोजन कर आपका रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कराया। अगला देख सकते हैं कि किस जो है वो गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रगण्य जो है वो कार्य किया, तो लिटन हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि किसने जो है वो रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया, तो लॉर्ड लिटन हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और जो है वो खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो ये स्पेशली लॉर्ड लिटन हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और आपका खान बहादुर की उपाधियाँ जो है वो प्रदान करना प्रारंभ किया गया, तो राय बहादुर और खान बहादुर थे। स्पेशली जो है वो लिटन के काल में 1877 में सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो वर्ष आपका जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी। कभी कभी क्या होता है ना, नाम भी अजीब होते हैं। अगला देख सकते हैं 1877 में आईसीएस में जो है वो प्रवेश की आपका आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी, तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो बताया जा रहा है कि 1881 का फैक्ट्री एक्ट निर्धारित जो तिथि से आपका पारित किया गया था, निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था, तो किसी भी आपका फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना, ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। यह केवल उन कारखानों पर लागू होता था जहाँ आपका 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत थे। इसके अनुसार 7 वर्ष से जो है कम आयु के बच्चे कार्य नहीं कर सकते थे तथा 12 वर्ष से जो है कम आयु के बच्चों के लिए महिलाओं के एवं जो है वो काम का समय निश्चित किया गया और संकटपूर्ण जो मशीनों पर
बाड़ लगाना आवश्यक हो गया। लॉर्ड लिटन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया, तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो किसकी पदावधि में महिलाओं एवं बच्चों की कार्यावधि के जो है वो गणितों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया, तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे, तो दैट इज वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत में जो है वो स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन योजना के बारे में निम्नलिखित कथ्य पे कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। तो पहला कथन है कि जिला ही वह आपका अधिकतम जो है वो क्षेत्र होना चाहिए जिसकी आवश्यकता पूर्ति एक समिति या स्थानीय परिषद द्वारा हो। अगला है कि स्थानीय परिषद बहुत संख्या में मनोनीत सरकारी अधिकारियों से मिलकर के बननी चाहिए तथा इसकी जो अध्यक्षता एक सरकारी अधिकारी द्वारा चेयरमैन के रूप में की जानी चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं दोनों में से कोई सही नहीं है, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में हुई। रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमतीकरण भी किया था। रिपन योजना में निम्न प्रावधान थे। स्थानीय बोर्डों को निश्चित जो कार्य और निश्चित आय के साधन आपका दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड बनाए गए। उसके अलावा स्थानीय संस्थाओं में जनता द्वारा निर्वाचित और जो वो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया गया। इनके जो है वो संबंध में आपका जो है वो सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम कर दिया गया, किंतु ऋण लेना, नागरिक संपत्ति का हस्तांतरण करना, नए कर लगाना आदि के संबंध में सरकार की अनुमति आवश्यक होती थी। यहाँ अगला देख सकते हैं स्पेशली जो भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाला, तो लॉर्ड रिपन था, सी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं डियर। अगला देख सकते हैं कि एल्बर्टविल विवाद भारत में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय के काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड एल्बर्टविल विवाद वर्ष 1883 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, यानी 1880 से 84 के मध्य। इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था, जिससे भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई कर सके। एल्बर्टविल विवाद जो है वो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से संबंधित था। इस बिल के विरोध में अंग्रेजों ने जगह जगह आपका विद्रोह किया। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। इस विद्रोह के कारण ही इस बिल को वापस ले लिया गया, ठीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि एल्बर्टविल विवाद किससे संबंधित था, तो स्पेशली जब आपका सी राइट हो जाएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो वो किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ, तो ये स्पेशली लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ये स्पेशली जो वो निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्म जो है वो आपका अल्पसंख्यक के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है वो कह करके पास किया, लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद जो भारत का वायसराय बन के आया और 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। डफरिन के कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। कांग्रेस का उपहास करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अत्यधिक आपका सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और इसी समय जो वो जनवरी 1886 में बर्मा ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया। यह ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम विस्तार था। अगला हम देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश जो वो राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए और निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट जो है वो वर्ग यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है, तो स्पेशली लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे, तो दैट इज जो वो बी राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वायसराय के काल के दौरान स्थापित किया गया था। तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लॉर्ड डफरिन के समय बना था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक जो महत्वपूर्ण घटना है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। तो आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ब्रिटिश जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो है वो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कौन जो है भारत का वायसराय सबसे दीर्घ जो है वो काल तक रहा था, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। ब्रिटिश वायसराय में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाला वायसराय लॉर्ड कर्जन का उपरोक्त गवर्नर जनरल और वायसराय में सर्वाधिक समय का कार्यकाल था। कर्जन भारत में 1899 से लेकर के 1905 तक वायसराय के पद पर रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। कर्जन ने ही आपका द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर आपका ईस्ट नामक पुस्तक को लिखा था। यहाँ देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक जो पुस्तक के लेखक थे, तो कर्जन हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो डी राइट हो जाएगा। उन्होंने ढाका, चिटगांव और राजशाही के जो वो भागों को बंगाल की प्रांतों से अलग किया और उन्हें असम में मिला दिया, तो दैट इज जो वो आपका डी राइट हो जाएगा। थोड़ा कलर को चेंज कर लेती हूँ, ठीक ना, देखते हैं, कोई अच्छा सा कलर ले लेती हूँ। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि वायसराय जो है वो स्पेशली लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर आपका 1905 को जो है वो बंगाल का विभाजन लागू कर दिया, जिसके द्वारा बंगाल को आपका दो प्रांतों में बांट दिया गया। उसने ढाका, चिटगांव और राजशाही के जो है वो भागों को बंगाल के प्रांत से अलग और उन्हें असम में मिला दिया। बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन कर रहा और उसी पर छूट करने के लिए प्रशासनिक समस्या का नाम देकर के विभाजन कर दिया। कर्जन के काल में उग्रवाद के पनपने का जो है वो प्रमुख कारण बंगाल विभाजन ही था, इसलिए कर्जन को जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इसने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किया था। यहाँ देख सकते हैं कि इस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है, तो लॉर्ड कर्जन को कहते हैं, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है वो स्पेशली कर्जन हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली लॉर्ड जो कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल विभाजन था, तो बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन से सही है, तो वह आपका फारस की खाड़ी और सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, तो बी वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अन्य कथनों को देख लीजिएगा डियर आप लोग, ठीक है। चलिए डिटेल को देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन एक साम्राज्यवादी वायसराय थे। कर्जन स्वयं जलपोतों के साथ नवंबर-दिसंबर 1903 में फारस की खाड़ी में गया और उसने अंग्रेज की इसे प्रदेश में रुचि को प्रदर्शित किया। इस प्रकार कर्जन ने फारस अफगानिस्तान का सिस्तान के मामले के झगड़े में रूस को हस्तक्षेप का अवसर नहीं दिया। 19वीं आपका जो शताब्दी के अंतिम वर्षों में रूस, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की ने इस क्षेत्र पर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अभियान प्रारंभ कर दिए, किंतु कर्जन ने आपका शीघ्र ही इन अभियानों को निष्फल कर दिया और 1903 ईस्वी तक जो इस क्षेत्र का पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, यानी इस एरिया पे उसका पावर हो चुका था, मतलब अंडर में हो चुके थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत के इस संदर्भ में बुलाया था, तो रेलवे में सुधार के लिए बुलाया था, तो डी राइट हो जाएगा। 1899 से जो 1905 तक आपका भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने रेलवे सुविधाओं में सुधार हेतु 1901 में
थॉमस रॉबर्टसन को भारत बुलाकर के उन्हें की अध्यक्षता में रेलवे में सुधार हेतु एक रेलवे कमीशन गठित किया। इसकी सिफारिश पर ही जो है वो रेलवे विभाग को समाप्त कर एवं रेलवे के प्रबंधन को सार्वजनिक जो है वो कार्य विभाग के हाथों से हटा कर के एक नया रेलवे बोर्ड बना दिया गया। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी। इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त करना, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। सन 1899 ईस्वी से आपका 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहने वाला तथा बंगाल का विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन ने 1900 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को लिखे एक पत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा था कि कांग्रेस अपने अधपतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी आपका जो है वो महती आकांक्षा उसके जो है वो शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन और गंदी चीज भी कहा था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे बताना है, यहाँ पे वायसराय के बारे में बताना है कि किसका कथन है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने अर्ध पतन की तरफ जो लड़खड़ा रही है और भारत में प्रवास के दौरान मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना। तो ये जो कथन आपका लॉर्ड कर्जन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से को 1900 के एक पत्र में लिखा था। तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देखेंगे बंगाल का जो है वो विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, ये राइट हो जाएगा डी है। 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की जो वो घोषणा अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। इस निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आपका एंड्रयूज फ्रेजर था और भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना आपका औरंगजेब से आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला देख सकते हैं कि बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में, लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो सर एंड्रयू फ्रेजर थे, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेज ने से किससे की थी, तो ये बीजी तिलक हो जाएंगे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा जीके गोखले हो जाएंगे, यहाँ पे याद रखिएगा बी जो है वो राइट हो जाएगा, तो आपका बीजी तिलक नहीं है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे कि इनमें से किस जो है वो गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं जो है वो उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, तो लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का उद्देश्य मुसलमानों को आपका संतुष्ट कर कांग्रेस के खिलाफ उनकी जो है वो उपयोग करना था। गांधी जी ने इस जो अधिनियम के बारे में कहा था कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। अगला देख सकते हैं कि दिल्ली में आपका उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग पर, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय में आपका 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में जब दिल्ली राजधानी बनी तो वायसराय लॉर्ड आपका हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश करते समय 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, जिसमें जो वो लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए और उनका महावत जो वो मारा गया। यहाँ देख सकते हैं कि द्वादश शासन जनक के किसे आपका माना जाता है, तो यहाँ पे सर जो है वो लियोनियल कार्टियस को मानते हैं, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। द्वादश शासन का जनक जो है वो सर लियोनियल कार्टियस को माना जाता है। उल्लेखनीय कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा आपका प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत आपका द्वादश शासन प्रांतों में समाप्त करके आपका केंद्र में लागू कर दिया गया।
यहाँ पे देख सकते हैं सर रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उस समय भारत का वायसराय था तो चेम्सफोर्ड थे। सी जे वो राइट हो जाएगा। भारत में बढ़ रही आपका क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। रॉलेट जो है वो समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय जो है वो विधान परिषद में 2 विधेयक आपका पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के आपका विरोध के बाद भी आपका पास हो गया और 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ। विधेयक जो है रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। इस जो है कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया। उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था तथा उसका इसका जो कार्यकाल 1916 से 1921 था। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग 2 अप्रैल आपका 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के पद पे रहा है। इससे पूर्व वह जो है वो 1913 से 1921 तक इंग्लैंड का जो है वो लॉर्ड चीफ जस्टिस था। रीडिंग भारत का जो है वो एकमात्र यहूदी आपका वायसराय था। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे किस वायसराय ने कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएंगे तो डी राइट हो जाएगा। वायसराय आपका लॉर्ड वेलिंगटन ने अपने बहन को 1933 ईस्वी में लिखे एक पत्र में कहा कि अगर गांधी न होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर द्वारा प्रेरित बताते हैं। इसी के समय आपका द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 और 1932 में हुआ था। अगला देख सकते हैं कि किस वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए एवं कृष्ण मिशन भारत पहुंचा। तो आपका जो है वो मार्क्यूस ऑफ ललितगो हो जाएंगे। तो आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो आप जो भी प्रोनाउंस कीजिएगा, मेरी तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर ना हो पाई हो। लॉर्ड ललितगो जिसकी टाइम पीरियड 1936 से 1944 है। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद जो है वो वायसराय बने। लॉर्ड ललितगो लिएगो यह थ है, यह है। गांधी जी के जो आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। उनके जो समय की महत्वपूर्ण घटनाएं थी 1939 के समय बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नामक जो नई पार्टी बनाई गई। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ और अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी द्वारा जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ और मार्च 1942 में कृष्ण जो मिशन का भारत आगमन और अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, तो लॉर्ड ललितगो हो जाएंगे। सी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत विभाजन के लिए आपका मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। तो डी जे वो राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत जो वो विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया। जिन्ना की हट धर्मिता भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। माउंटबेटन ने ही आपका गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। लॉर्ड ललितगो के समय में ही जो वो पहली बार वर्ष 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई तथा जो 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड ललितगो द्वारा आपका लाया गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से कहकर किसने जो वो संबोधित किया, माउंटबेटन हो जाएंगे। सी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ए जो है वो राइट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन आपका 1947 से 48 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसने 3 जून को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें आपका भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र आपका कर देने की घोषणा कर दी, यानी स्पेशली स्वतंत्र कर देने की घोषणा कर दी गई। और श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद आपका नियुक्ति किया गया।
तथा जो है प्रथम एवं अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, सी राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका वह पद अस्थायी रूप से समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व आपका ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष आपका ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, क्या कहलाता, तो रेजिडेंट था, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधित्व आपका ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्येक ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, रेजिडेंट कहलाता था। यह रेजिडेंट उसी जो राज्य में आपका ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में निवास करता था। लॉर्ड वेलेस्ली यानी 1798 से 1805 के काल में सहायक जो है संधि के लिए कई जो राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कायम किया गया तथा इन जो राज्यों में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य था। कई बार यह रेजिडेंट आपका उसी देशी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। यहाँ पे मिलान करने दिए सूची 1 को सूची दूसरे से। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप लॉर्ड डलहौजी को देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है वो व्यवगत का सिद्धांत हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा का निषेध किया था, ए राइट हो जाएगा। स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन के समय हो जाएगा, ई। और लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन किया गया, तो सी हो जाएगा। तो डी ए बी सी राइट हो जाएगा। तो डी ए बी सी जो है वो आपका ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जिनका जो है वो व्यवगत का सिद्धांत है। उसके अलावा विलियम बेंटिक जी का सती प्रथा का निषेध है। स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन से हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में पहचानिए। तो सबसे प्रारंभ से शुरुआत करना, तो ब्रिटिश इंडिया जो है वो एक्ट हो जाएगा फर्स्ट। फिर सब्सिडरी अलायंस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर लाहौर की संधि हो जाएगी, 3 हो जाएगा। राजा परन नीतू आपका लास्ट में हो जाएगा। 4 2 3 1 राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में, सहायक संधि 1798 में, लाहौर की संधि 1846 में और राजा अपहरण की नीति 1848 हो जाएगा। तो आपका 149 से अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो से। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।